हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम की टैक्स की क्लास। तो इसमें आप चाहें तो ये वाली बुक मार्केट से ख़रीद सकते हैं। बाकी मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स ही काफ़ी कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इनकम टैक्स में, एक तो बेसिक थ्योरी है, उसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे लीव सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेचुटी, पेंशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, परक्विजिट। परक्विजिट में जैसे रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन है, रेंट फ्री अनफर्निश एकोमोडेशन है, और रेंट फ्री एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। फिर वेरियस प्रोविडेंट फंड हैं, इसमें सम स्पेशल एंड अदर अलाउंसेज हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, और फिर फुल क्वेश्चन होता है। तो जब कोई फुल क्वेश्चन करते हैं हम सैलरी का, तो उसमें ये सारे प्रोविजंस को लिखना पड़ता है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, इसी तरह इनकम टैक्स में ना प्रोविजंस होते हैं। तो इन प्रोविजंस को अच्छी तरह समझने के लिए ना मैंने इनके ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। जैसे लीव सैलरी के ऊपर मैंने अलग क्वेश्चन बनाए कई सारे, फिर हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर कई क्वेश्चन है। तो इन सबको मैं कराऊंगा। उसके बाद जब इस आपको ये सब चीज़ें, ये सारे प्रोविजन क्लियर हो जाएंगे, तब आप फुल क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। उसके बाद इनकम ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इनकम ऑन डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, इनकम ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम इसमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई ऑफ एन इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एंड कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो बहुत सारा सिलेबस है ये, लेकिन ये सारा ही सिलेबस मैं कराऊंगा, ये सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बेसिक थ्योरी के साथ। देखिए, बेसिक कंसेप्ट इन टैक्सेशन। टैक्सेशन इंडिया में पहले नहीं लगाया जाता था। जब इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था तो वही टैक्स लगाते थे। तो जब वो चले गए तो उन्हीं के पैटर्न पर हम आज भी टैक्स लगा रहे हैं। यानी जो हमें अंग्रेज़ सिखा गए, जो मेथड इनकम टैक्स लगाने का, वही हम फॉलो करते हैं। यानी हमारा जो मेथड है वो इंग्लैंड से मैच करता है इनकम टैक्स लगाने का। तो जब अंग्रेज़ गए थे तो उसके बाद ना इंडिया को टैक्स लगाने की होश ही नहीं आया था। होश आया काफ़ी दिन बाद, कब? 1961 में। और फिर लगाना शुरू किया 62 से, यानी 61 से शुरू किया था इसके बारे में सोचना, और 62 के अप्रैल से लगाना शुरू कर दिया था। तो पहले मैं बता देता हूँ इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है या टैक्स का मीनिंग क्या होता है। टैक्स इज़ एन एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विच हैज़ टू पे बाई एवरी पर्सन टू गवर्नमेंट। यानी टैक्स एक ऐसा एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी एक ऐसा अंशदान है जो हमें देना ही देना है। किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है, और ज़रूर देना है। टैक्स इज़ चार्ज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। 3 तरह की गवर्नमेंट होती है देश में हमारे, और तीनों ही प्रकार की गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। और असेसमेंट ईयर में चार्ज करती है, और असेसमेंट ईयर के रेट्स के हिसाब से चार्ज करती है। हर साल असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है, तो उसकी रेट्स भी चेंज हो जाती हैं। टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। इस समय आपका असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है, और प्रीवियस ईयर होता है इससे 1 साल पहले, यानी 20-21। तो जो 2020-21 यानी 2020 के अप्रैल से और 2021 के मार्च तक, इन 12 महीने की ड्यूरेशन में जो भी हमने इनकम कमाई है उस पर टैक्स लगेगा 2021-22 के रेट्स के हिसाब से। हर साल रेट्स चेंज होते हैं, इसलिए टैक्स की बुक जब भी कोई स्टूडेंट खरीदता है, तो अगर कोई स्टूडेंट ने टैक्स की बुक किसी साल खरीदी और वो फेल हो गया, तो उसे अगले साल दोबारा से टैक्स पढ़ने के लिए दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी ईयर रेट्स चेंज हो जाती हैं। तो ये सेकंड हैंड बुक नहीं चलती इसकी कभी, इसलिए। तो ये जो रेट्स होती हैं ना, ये फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो बनती हैं, उन रेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। अच्छा, और 1 अप्रैल ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से साल चेंज हो जाता है। तो जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा, जैसे इस समय हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22, तो 21-22 में जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए ना फाइनेंस एक्ट ने, उसके बेस पर हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगाएंगे हर व्यक्ति की। इट इज़ चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। हर व्यक्ति की प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स चार्ज होता है, या टैक्स लेवी होता है, या टैक्स इम्पोज होता है। टोटल इनकम इज़ टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब टोटल इनकम किस हिसाब से कैलकुलेट होगी? जो भी हमारा प्रोविज़न होगा एक्ट के हिसाब से, अधिनियम के हिसाब से। हमारा क्या अधिनियम है, हमारा क्या
रूल है टैक्स लगाने का, ये मैं आपको अभी आगे सिखाने वाला हूँ। कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। टैक्स थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाया जाए और इजी करके समझाया जाए तो आपको पक्का समझ में आएगा। तो मैंने नोट्स बहुत इजी तरीके से बनाए हुए हैं, मैं सबके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के आपको सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा हल्की फुल्की। हालांकि थ्योरी के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा ऑलरेडी एक चैनल है और मैं उस पर ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ टैक्स की, कुछ ऑफलाइन बच्चे भी आते हैं। तो किसी तरह मैं आपको ये अपने सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सभी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना बच्चों से इजीली होते नहीं हैं। तो मैं ये बता रहा था कि टैक्स जब लगाती है गवर्नमेंट तो 3 तरह की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टैक्स हम सीधा गवर्नमेंट को देते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन जो टैक्स गवर्नमेंट के पास सीधा नहीं जाता बल्कि किसी के थ्रू होके जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे सेल टैक्स, सेल टैक्स में हम टैक्स पे करते हैं पहले सेल्समैन को, फिर सेल्समैन उसे गवर्नमेंट को देता है, तो इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो उसमें बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई मिडल मैन नहीं होता, इसलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जैसे जीएसटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी और वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और आगे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स चार्ज करती है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर नहीं टैक्स चार्ज करती। कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम एंड तंबाकू प्रोडक्ट, इन पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाया करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस पर टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, यानी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाती है। एक्साइज एंड लिक्वर, एक्साइज ऑन लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो भी लिक्वर ह्यूमन कंज्यूम करता है उसकी एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी जो हमारा बिजली का जो भी बिल आता है उसमें भी टैक्स जाता है तो उसे भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और शराब वगैरह पे जो भी टैक्स मिलता है वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। टैक्स ऑन व्हीकल्स, व्हीकल्स पर जितना भी टैक्स चार्ज होता है वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। टोल टैक्स, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। इन लोकल अथॉरिटी बोथ द गवर्नमेंट विल मेक लॉ टुगेदर एंड इम्पोजेस प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स। अब लोकल अथॉरिटी जो होती है वो हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को चार्ज करती है। अब इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में बना था 1961 में, लेकिन वो लागू हुआ था 1962 में। अच्छा, बेसिस ऑफ चार्ज अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 4, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एवरी पर्सन who is SSC and whose total income of previous year exceed the maximum exemption limit shall be able to pay tax under the act at the rate prescribed by the finance act। हर व्यक्ति जो इनकम कमाता है उसमें से कुछ इनकम ना माफ़ होती है, अगर माफ़ वाली लिमिट से ज़्यादा है उसकी इनकम तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये बनाया था इन्होंने नियम। अब माफ़ क्या है, कितना माफ़ है, तो देखो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है इंडिविजुअल पर। स्लैब रेट का मतलब होता है टुकड़ों में टैक्स लगना। सीधा जैसे किसी की 10 लाख इनकम है तो 10 लाख पे टैक्स नहीं लग जाएगा, उसके टुकड़े किए जाएंगे और अलग अलग टुकड़ों पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये ना ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्स ऐसे लगता है और न्यू रेजिम के हिसाब से मैं भी आपको बताऊंगा, ये इस साल से चेंजेस आए हैं कुछ इसमें। तो टैक्स लायबिलिटी इज़ एग्जेम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अगर कोई ओल्ड रेजिम के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कोई मैन है या वूमेन है तो उस पर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स माफ़ है। लेकिन अगर उसकी उम्र 60 से कम है, यानी 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी 60 से ज़्यादा उम्र होती है और 80 से कम होती है, यानी 60 से और 80 साल के बीच के लोगों की जो टोटल इनकम है उनमें से 3 लाख पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, 3 लाख तक माफ़ है उनका टैक्स। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी उम्र 80 साल या 80 साल से ज़्यादा होती है, तो उनके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते, यानी
5 लाख की इनकम तक टैक्स माफ़ है। 5 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है उनकी तो टैक्स लगेगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी फॉर मैन एंड वुमेन, तो ये स्लैब रेट है। अगर किसी मैन या वुमेन की एज 60 साल से नीचे है, 60 साल से कम है, तो 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से कम, यानी इनका डिफरेंस 2.5 लाख आ जाएगा। तो 2.5 लाख वाली इनकम पर लगेगा 5%, और 5 लाख से और 10 लाख के बीच में अगर इनकम पड़ रही है तो 20%, और अगर उसकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 30%। ये तो खैर सिर्फ समझाने वाली बात है, बाकी मैं इसको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है। मैं एक इनकम एज्यूम करूंगा, जैसे किसी की इनकम 15 लाख है तो उस पर टुकड़ों टुकड़ों में कैसे टैक्स लगेगा ये मैं आपको अभी बता दूंगा। अच्छा, इसमें प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4%, यानी जो भी टैक्स आपका चार्ज हुआ है उस टैक्स का 4% और निकाला जाएगा और फिर वो भी उसमें ऐड होगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी सीनियर सिटीजन, अगर 60 ईयर से ज़्यादा है किसी की एज और 80 से कम है तो 0 से 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर उसकी इनकम पड़ रही है तो 5%, 5 से 10 लाख के बीच में तो 20%, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेशन होती है, अभी बस आप देख लीजिए। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें भी लगेगा 4%। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी ऑन सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80+, तो इन 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें ज़्यादा छूट दी जाती है 5 लाख तक। सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख तक छूट दी जाती है। नॉर्मल 60 से नीचे के पर्सनस को 2.5 लाख की छूट देते हैं। इन्हें ज़्यादा की छूट इसलिए देते हैं क्योंकि इन पर गवर्नमेंट रियायत करती है। तो 0 से 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबव है तो 30%। अब न्यू रेजिम में क्या है कि चाहे कोई सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, और चाहे वो सुपर सीनियर सिटीज़न हो, तो ऐसे में न्यू रेजिम में टैक्स रेट ये बनी है। 0 से 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख के बीच में अगर इनकम पड़ रही है तो 15%, और 10 लाख से 12.5 के हिसाब से के बीच में पड़ रही है तो 20%, 12.5 से 15 लाख के बीच में पड़ रही है तो 25%, और अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%। तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है टैक्स कैलकुलेट करने का, तो या तो वो आपसे स्पेसिफाई करेगा साफ साफ कि भाई न्यू रेजिम से टैक्स निकालो, या वो बोलेगा ओल्ड से निकालो। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आपको दोनों से निकाल के देना पड़ेगा, न्यू रेजिम से भी ओल्ड रेजिम से भी, इसलिए आपको दोनों सीखने चाहिए। और इसमें भी वही रूल है कि 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अब इसमें एक सरचार्ज भी लगता है। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, यानी 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में इनकम पड़ रही है, तो उसे 10% अपनी इनकम पर सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा 10%। ये भी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से और 2 करोड़ के बीच में पड़ रही है तो 15% सरचार्ज लगेगा। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में पड़ रही है तो 25% देना पड़ेगा। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% इनकम टैक्स पर उसे सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी जो भी टैक्स निकलेगा उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट होता है। अगर नेट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, अगर किसी की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है ही नहीं साल की, इसमें इनकम साल की काउंट होती है, मंथ की नहीं, तो उसे रिबेट मिलेगी, या तो 12.5 लाख या 100% ऑफ इनकम टैक्स। जो दोनों में छोटा होगा वो माफ़ हो जाएगा सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। अगर कोई बच्चा छोटा है, 18 साल से छोटा है, तो उसे माइनर चाइल्ड बोलते हैं। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड भी पैसे कमा रहा है किसी भी सोर्स से, चाहे फिल्मों में काम करके या एड फिल्मों में काम करके, तो उसे 1500 रुपये टैक्स में माफ़ी मिलती है अंडर सेक्शन 1032 के हिसाब से। अब इसमें सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं कि पर्सन, हर पर्सन पर टैक्स लगता है। अब पर्सन में क्या क्या आते हैं? पर्सन NSSC, SSC माने करदाता, कर देने वाला। पर्सन अंडर सेक्शन 231 NSSC हु पे द टैक्स नॉन एज पर्सन। अगर कोई पर्सन टैक्स पे करता है तो उसी को पर्सन कहते हैं। पर्सन में इंक्लूड है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम तुम अकेले लोग, और HUF मतलब जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे AOP, AOP मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारी चीज़ें
क्या क्या होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जब क्वेश्चन होंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा आपको। अब इंडिविजुअल, जैसे इसमें इतनी सारी चीज़ें आई हैं, इंडिविजुअल, कोऑपरेट सोसाइटी, फर्म, कंपनी, तो इनके बारे में भी अलग अलग लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल होते कौन है। एवरी इंडिविजुअल, वेदर लेडी और जेंट्स और ए लुनेटिक और इडियट, कोई भी पर्सन कहलाता है, और ए सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफ गवर्नड बाई मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ शैल बी रिगार्डेड एज सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। एक मिताक्षरा स्कूल है और एक दयाबागा स्कूल है, आप नेट पे सर्च कर लेना। तो ये जो हैं ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने जाते हैं। तो इनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, जो भी स्कूल में इनकम होती है इनको। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आ जाता है, इफ फर्म इज अनेबल टू फुलफिल अबव मेंशन कंडीशन इज रिगार्डेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। Thus, a cooperative society is an association of person or body of individual. For example, RWA is a AOP और BOI। जैसे रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है ना, तो ये AOP कहलाता है। ये 2-3 बंदे मिलकर के प्रॉपर्टी डीलर की शॉप खोल लेते हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म में जो भी इनकम होगी उस पर भी टैक्स लगेगा। कंपनी को जो भी इनकम जनरेट होगी, कंपनी शेयर इशू करती है, उसके पास पैसा आता है पब्लिक से, उसको फिर वो कहीं इन्वेस्ट करती है, फिर वहाँ से प्रॉफिट कमाती है, तो उस पर उसे टैक्स देना होगा उस इनकम पर। उसके बाद लोकल अथॉरिटी में आता है जैसे MCD, DDA, GDA, हुडा, NDMC। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो जाता है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ICMA, ICAI, ICSI एक्सेट्रा। ये सारे इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें इंक्लूड है। इसी को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। इसके पास भी जो इनकम आती है उस पर भी टैक्स इसको देना पड़ेगा। अब SSC होता है करदाता, जो टैक्स पे करता है उसे SSC बोलते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर जैसे 2020-21 चल रहा है इस समय हमारा। प्रीवियस ईयर इज द टाइम ऑफ 12 मंथ्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च, इन विच इनकम इज अर्न एंड टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। इस साल जो इनकम कमाई जाएगी वो असेसमेंट ईयर यानी आने वाले वर्ष में टैक्सेबल होगी। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर इस समय हमारा 21-22 चल रहा है। एग्जाम में भी हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 ही रहेगा और प्रीवियस रहेगा 20-21। तो ये असेसमेंट ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें टैक्स पे किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। अच्छा, अब असेसमेंट ईयर के ना 4 एग्जम्पशंस हैं। अगर मान लीजिए ए नॉन रेजिडेंट शिप गोइंग आउटसाइड इंडिया, अगर कोई शिप है वो इंडिया से बाहर जा रहा है लोड होकर के, तो वो पता नहीं कब आएगा, तो वो जब आएगा जब टैक्स देगा तो उससे ना उसी समय टैक्स ले लेते हैं एडवांस में ही। हम उसका वेट नहीं करते कि वो आएगा जब हमें टैक्स देगा। वैसे तो रूल ये है कि इनकम आपने अगर जिस साल कमाई है तो उससे अगले साल इनकम पे टैक्स देना है, लेकिन 4 केस ऐसे हैं कि जिस साल आपने इनकम कमाई है उसी साल टैक्स देना होगा। तो पहला तो नॉन रेजिडेंटशिप वाला केस हो गया। दूसरा है ये कि इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एवर, कोई बंदा अगर इंडिया छोड़ करके हमेशा के लिए फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहा है तो उसे उसी समय टैक्स दे के जाना पड़ेगा। उसका वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के बाद में आके टैक्स देगा, क्या पता वो बाद में आए या ना आए। ए पर्सन अटेम्प्ट टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी फॉर टैक्स इवेशन, कोई कर चोरी के इरादे से अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देता है और वो पकड़ा जाए तो उससे उसी समय टैक्स ले लिया जाएगा, फिर उससे अगले साल टैक्स नहीं लेंगे इस साल की इनकम पर। तो इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यू बिजनेस यानी सीजनल जो बिजनेस होते हैं उनका जो टैक्स है उन्हें उसी समय देना पड़ेगा जिस समय वो कमाएंगे, कमाने के साथ ही अगले साल तक वेट नहीं किया जाएगा। फिर इसमें इनकम की डेफिनेशन है। इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट एंड गेंस, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेसेज, ये है इनकम की डेफिनेशन 2 अंडर सेक्शन 24। फिर इनकम की एक और डेफिनेशन अंडर सेक्शन 14, उसमें आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये अलग अलग चैप्टर्स भी हैं आपके, तो ये सब आपको चैप्टर सीखने होंगे, उनमें कैसे इनकम कैलकुलेट होगी आप ये भी सीखेंगे। उसके बाद इसमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम होती है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन सारी इनकम्स को जोड़ देते हैं तो वो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बन जाती है। और इनके जोड़ में से अगर कुछ डिडक्शन माइनस कर दें, जैसे 80C से 80U तक बहुत सारी कुछ डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शन अगर वो क्वालिफाई कर रहा हूँ डिडक्शन के लिए तो उन डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे नेट
टैक्सेबल इनकम कहते हैं। आगे है एडवांस टैक्स और टीडीएस। तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी को अपना इनकम टैक्स हर साल देना होता है, तो वो ना अंदाज़ा लगा लेता है पहले से टैक्स कैलकुलेट करके और अपनी इनकम पर एडवांस में टैक्स पे कर सकता है। अगर उसका जब कैलकुलेट होगा टैक्स, अगर उसका उससे कम निकला तो उसको वापस कर दिया जाएगा, अगर ज़्यादा निकला तो उससे थोड़ा और ले लिया जाएगा। टीडीएस का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को पहले इनकम देते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इनकम देती है, फिर उनसे टैक्स मांगती है। ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पहले से ही टैक्स काट के तब उन्हें इनकम देती है। इसी को बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी पहले से ही टैक्स काटा फिर इनकम देना, ताकि दे करके वापस लेना ना पड़े। तो ये है थ्योरी। अब हम इसके बाद ना रेजिडेंशियल स्टेटस से शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।